Hello students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today we are starting second exercise of probability. First question है, एक आपको sample space provided है जिसके अंदर there are 6 favorable outcomes. 6 outcomes are there in total. जैसे कि आपने देखा होगा in case of a die को जब आप रोल करते हैं तो in that case there are 6 outcomes जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर हम इन ऑल 6 आउटकम्स में इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इज अगेन 1/6 और ऐसे ही इन सभी की प्रोबेबिलिटी 1/6 होता है. द बॉटम लाइन इज जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. अगर वो इक्वल टू 1 नहीं है तो दैट मीन्स आइदर द प्रोबेबिलिटी इज रॉन्ग और कोई ना कोई सैंपल स्पेस में से आउटकम मिसिंग है. ठीक है, ऐसे अगर हम एक डाई को एक कॉइन को टॉस करते हैं तो देर आर 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल. हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी है अगेन 1/2. दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 1/2 + 1/2 तो वो 1 के इक्वल होता है. तो इससे हमें पता चल जाता है कि नंबर ऑफ आउटकम्स कंप्लीट है या फिर कोई आउटकम मिसिंग है. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1 सैंपल स्पेस में 7 आउटकम्स हैं एंड दीज आर द 5 पार्ट्स व्हिच आर गिवन टू अस. हमें बताना है कि ये जो पार्ट्स में प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज दे रखी है दीज आर वैलिड असाइनमेंट्स और नॉट. वैलिड असाइनमेंट का मतलब है इन सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज जो है वो उनका सम इक्वल टू 1 होना चाहिए. ठीक है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम जानते हैं कि 0 और 1 के बीच में ही रहती है. 0 और 1 के बाहर अगर कोई वैल्यू होगी तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा. नाउ इन केस ऑफ पार्ट ए 0.1, 0.01 ये सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के बीच में है. तो आपको 2 चीजें चेक करनी है. पहले सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर आपने चेक करना है कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 है या नहीं. तो अब यहां पे हम देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में सारी प्रोबेबिलिटीज की जो वैल्यूज है दे आर ओके, सभी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, देखिए 0.1, 0.2, 0.6 इन सबको ऐड करके 0.9 बन रहा है और 0.01, 0.05, 0.03 और 0.01 ये सब ऐड करने पे 0.1 आ जाएगा. पहले वालों का सम 0.9 था, इसका सम 0.1 है. अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 आ रहा है. तो दैट मीन्स ए पार्ट इज अ वैलिड असाइनमेंट. नाउ पार्ट नंबर 2 सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 1/7 है और 1/7 जो होता है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है. तो इंडिविजुअल वैल्यूज तो ठीक है सभी की. अब अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली एलसीएम विल बी 7 और ऊपर 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 7 टाइम्स आ रहा है. तो इनको ऐड करेंगे तो 7/7 दैट विल बी इक्वल टू 1. तो दैट मीन्स ये भी वैलिड असाइनमेंट है. थर्ड पार्ट में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे सारी प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही है. ठीक है, तो इंडिविजुअल वैल्यूज तो ठीक लग रही हैं. अब अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये देखिए सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं 0.7 और 0.6 को ऐड करता हूं, ये दो वैल्यूज का सम ही 1.3 आ रहा है. 1 से ऊपर प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होती है. तो ये सारी वैल्यूज का सम जो है वो 1 नहीं आ रहा है. अगर 1 से कम आ रहा हो या ज्यादा आ रहा हो, इन बोथ द केसेस वो वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा. तो सी पार्ट इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट. अब इसके बाद डी पार्ट में अगर हम चलते हैं तो सबसे पहली वैल्यू देखिए वो माइनस में है. प्रोबेबिलिटी इज नेवर नेगेटिव, हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है. तो ये वैल्यू इनवैलिड आ चुकी है. इसके अलावा ये वैल्यू भी इनवैलिड है. एक भी वैल्यू इनवैलिड आ जाए तो आपको इनका सम भी चेक करने की जरूरत नहीं है. सम चाहे 1 भी आ रहा हो डजंट मैटर, ये वैलिड असाइनमेंट नहीं होगा. इसके बाद ई पार्ट में अगर हम आते हैं तो ये वैल्यू इंडिविजुअली ठीक है, ये सारी वैल्यूज ठीक लग रही हैं एक्सेप्ट दिस वन. 15/14 अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी. तो दैट मींस ये इंडिविजुअल वैल्यू जो है वो लेजिट नहीं है, ये वैल्यू नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी की. तो इसका मतलब है इन सबका सम चाहे 1 आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, डजंट मैटर, ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A coin is tossed twice. What is the probability that at least one tail occurs? Coin is tossed twice. तो इसमें हमें पहले सैंपल स्पेस बनाना है. जब भी हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो देर आर 4 आउटकम्स, HH, HT
TH एंड TT. देयर आर 4 आउटकम्स. अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी चलेंगी. तो ये फेवरेबल आउटकम है क्योंकि इसमें टेल दिख रही है हमें. ये भी फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है. सो आउट ऑफ 4 आउटकम्स देयर आर 3 आउटकम्स जिसमें टेल विजिबल है. सो दैट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. अ डाई इज थ्रोन. देखिए इसमें एक्सपेरिमेंट है, डाई को थ्रो कर रहे हैं. जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 6. अब इसके बाद वेरियस पार्ट्स हैव बीन आस्क्ड. फर्स्ट पार्ट में हमारे से पूछा है प्राइम नंबर विल अपीयर. नाउ आउट ऑफ दीज 6 नंबर्स प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है. देयर आर 3 प्राइम नंबर्स. 3/6. अच्छा यहाँ पे कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, वो 1 को भी प्राइम में काउंट कर लेते हैं. 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स हो. कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो. और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए 1 ना ही प्राइम में आता है ना ही कॉम्पोजिट में आता है. जैसे 2 प्राइम क्यों है? क्योंकि 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है. तो 2 नंबर्स के टेबल में आ रहा है इसलिए वो एक प्राइम नंबर है. 3 भी प्राइम है क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है. 4 प्राइम क्यों नहीं है? क्योंकि 4 जो है वो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में भी आता है. तो 2 से ज्यादा नंबर्स के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम कॉम्पोजिट बोलते हैं. जो 2 नंबर्स के टेबल में आए उन्हें हम प्राइम बोलते हैं. और जो एक ही नंबर के टेबल में आ रहा हो जैसे कि 1, वो ना ही प्राइम में काउंट होता है ना ही कॉम्पोजिट में काउंट होता है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी. सेकेंड पार्ट में हम चलते हैं. हमसे पूछा है अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर. 3 या उससे बड़ा नंबर चाहिए. 3 चलेगा और उससे बड़े नंबर भी चलेंगे. तो दैट मीन्स 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर. तो 4/6 प्रोबेबिलिटी विल बी 2/3. देखिए यहां पे ब्रैकेट में आप ई लिख सकते हो. ई स्टैंड्स फॉर इवेंट. और अगर आप चाहें तो वो पूरा पार्ट भी लिख सकते हो कि अ नंबर ग्रेटर देन 3. वो आपकी मर्जी है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर. या 1 आ जाए या 1 से छोटा नंबर आ जाए. देखिए 1 तो चलेगा पर 1 से छोटा कोई नंबर यहां पे पॉसिबल ही नहीं है. तो दैट मीन्स देयर इज ओनली 1 फेवरेबल आउटकम. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी. नेक्स्ट पार्ट है अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर. 6 से बड़ा नंबर आना है. 6 से बड़े कितने नंबर यहां पे आपको दिख रहे हैं? एक भी नहीं है. तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है और हम जानते हैं इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है. हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था. सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर. 6 से छोटा नंबर चाहिए. 6 चाहिए? नो, 6 नहीं चाहिए. हमें 6 से छोटा नंबर चाहिए. 6 से छोटे देयर आर 5 नंबर्स. सो दैट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. अब ये वो ताश की बात हो रही है. 52 प्लेइंग कार्ड्स. अब इसका मैं सैंपल स्पेस नहीं बनाऊंगा क्योंकि सैंपल स्पेस में 52 पॉइंट्स विल बी देयर. तो वो हमें नहीं बनाने हैं. हाँ, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर 52. ठीक है. अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट में. क्या पूछा हमारे से? हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस. कितने पॉइंट्स है? पॉइंट्स का मतलब होता है कि कितने आउटकम्स है. तो आउटकम्स हम जानते हैं ऑलरेडी 52 है. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 52 ही है. फर्स्ट पार्ट में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी हमसे, सिर्फ पॉइंट्स पूछे हैं कितने होंगे. सेकंड पार्ट में पूछा है अ कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड. एस ऑफ स्पेड. देखिए स्पेड कितने होते हैं? 13 होते हैं स्पेड. उन 13 में एसेस कितने होते हैं? देयर इज ओनली 1 एस. तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/52 हो जाएगी. मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस. और सेकंड पार्ट में आगे पूछा ब्लैक कार्ड. एस की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है और ब्लैक कार्ड की भी निकालनी है. तो अगर मैं एस की बात करूं तो देयर आर 4 एसेस. तो 4 एसेस 4/52 1/13 विल बी द प्रोबेबिलिटी. और ब्लैक कार्ड की अगर हम प्रोबेबिलिटी जानना चाहें तो ब्लैक कार्ड 26 होते हैं. तो 26/52. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं अब हम. A fair coin with 1 marked on one face and 6 on other and a fair die are both tossed. तो एक कॉइन है और एक डाई है. ठीक है. ये जो कॉइन है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉइन है. इसके एक फेस पे 1 है और दूसरे फेस पे 6 है. तो कॉइन के आउटकम्स है 1 और 6. जबकि डाई एक रेगुलर डाई है. तो रेगुलर डाई पे हम जानते हैं कि ये आउटकम्स होते हैं. अब इन दोनों को एक साथ टॉस किया है. जब हम इनको एक साथ टॉस करेंगे तो हमें पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, इनका इकट्ठा वाला सैंपल स्पेस. अगर कॉइन पे 1 आ जाए तो डाई पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है. अब अगर कॉइन पे 6 आ जाए तो उसके बाद डाई पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6. So that means there are 12 outcomes. अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाले हैं. हमारे से पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू 3. सम इक्वल टू 3. देखिए सम 3 आने वाले के लिए ये सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम्स है, 1, 2. ओनली 1 आउटकम इज देयर. और कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जिसमें नंबर्स का जो सम है वो 3 बन जाए. सो 1 आउट ऑफ 12 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. हमारे से एक और चीज पूछी हुई है 12. सम जो है वो 12 चाहिए. 12 आने के लिए ओनली 1 आउटकम इज देयर. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/12 भी हो जाएगी. यही दो चीजें पूछी थी. बट एक और इनमें से सारे आउटकम जो है इनकी प्रोबेबिलिटी 1/12 बनती जाएगी सिर्फ एक को छोड़ के. और वो है अगर हमें सम जो है वो 7 चाहिए हो. अब सम 7 जो है वो इससे भी आ सकता है और इससे भी आ सकता है. 2 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे. तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/12 दैट विल बी 1/6. Now question number 6. There are 4 men and 6 women on the city council. एक सिटी काउंसिल है दैट मीन मेंबर उसमें 10 है. 4 विमेन है, 4 men are there and 6 women are there. Total 10 people are there in that committee. We want to select one member and हमें probability निकालनी है कि वो जो member आपने select किया है वो women हो. Probability of selecting a woman. So out of 10 people 6 are women. So that means इसकी probability 3/5 हो जाएगी. तो ये फर्स्ट 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है. इसके बाद हम आगे करेंगे. Now question number 7 is a coin is tossed 4 times and a man is playing game in which he wins ₹1 for each head that appears and he loses ₹1.5 for each tail that appears. ठीक है. हर हेड के आने पे ₹1 वो जीतेगा और हर टेल के आने पे वो 1.5 रुपये लूज करेगा. तो अब आपको ये बताना है कि अगर कॉइन को 4 बार टॉस किया जा रहा है तो वो कितने पॉसिबल अमाउंट्स की विनिंग और लूजिंग उसकी पॉसिबल है, क्या क्या हो सकती है, और उन सभी अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है. अब ये क्वेश्चन करने के लिए, सक्सेसफुली करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, वो भी करेक्ट सैंपल स्पेस. ठीक है. 4 कॉइन्स को एक साथ अगर हम टॉस करते हैं तो 2⁴ दैट इज 16 आउटकम्स होते हैं. अगर आप वो 16 आउटकम्स सही तरीके से बना लेंगे तो ये क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी. मैं अब वो सैंपल स्पेस आपको बना के दिखा रहा हूं. 4 कॉइन्स आर टॉस्ड. एक केस हो सकता है कि चारों पे हेड आ जाए. अब एक केस हो सकता है कि 3 हेड्स और 1 टेल आए. अब 3 हेड और 1 टेल वाले कितने आउटकम बनेंगे? HHHT, HHTH, HTHH, THHH. तो पहले हमने वो केस बनाया जिसमें चारों हेड से, फिर उसके बाद हमने वो केस बनाए जिसमें 3 हेड्स और 1 टेल थी, और 3 हेड और 1 टेल वाले जितने भी हो सकते थे वो सारे बना लिए. अब रैंडमली मत बनाइए कि जो दिल में आ रहा है वो बनाते जाओ. अगर ऐसे बनाओगे तो पक्का बहुत ज्यादा चांस है कि कोई ना कोई छूट जाएगा.
और अगर छूट गया तो आप फिर आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि कौन सा मिसिंग है। तो एक पैटर्न में बनाइए, पहले 4 हेड्स वाले हमने बना लिए, फिर 3 हेड्स वाले बना लिए, अब इसके बाद हम 2 हेड्स और 2 टेल्स वाले बनाएंगे, जो कि बनेंगे एच एच टी 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 एच 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 टी एच टी टी एच टी एच एच टी टी एच टी एच एच टी। तो देर आर 6 आउटकम्स जिसमें 2 हेड्स और 2 टेल्स आए। ठीक है, इसके बाद हम बनाएंगे 1 हेड एंड 3 टेल्स वाले, 1 हेड एंड 3 टेल्स। इसके और भी केसेस बन सकते हैं, टी टी एच टी एंड देन टी 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 एच एंड द लास्ट वन विल बी ऑल टेल्स, ओनली 1 विल बी देयर। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं, 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 4 15 + 1 16। सो दैट मीन्स ओके। अब इसके बाद आगे का क्वेश्चन हम टेबुलर फॉर्म में करेंगे। हम इनके अकॉर्डिंग ये भी फाइंड कर लेंगे कि क्या क्या अमाउंट्स की विनिंग या लूजिंग हो सकती है। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस, देन डिफरेंट अमाउंट्स, number of favorable outcomes, and then after that we will find the probabilities of winning or losing different amounts. Now case number 1 will be all heads, यानी 4 heads appear. अगर 4 heads आते हैं तो हर head के आने पे 1 रुपया वो win करता है, तो अमाउंट आ जाएगा 4 टाइम्स +1, सो दैट मीन्स 4 रुपीज की विनिंग होती है। अब ये 4 रुपीज की विनिंग के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? ओनली 1 फेवरेबल आउटकम इज देयर। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम सिर्फ एक ही है आउट ऑफ 16 जो आपको 4 रुपए की विनिंग करवा सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। ठीक है, देन the second case will be 3 heads and 1 tail. 3 heads and 1 tail आने पे क्या होगा? 3 बार +1, 1 रुपये की विनिंग होगी, और 1 बार -1.5 यानी लॉस होगा 1.5 का। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में ही है, 1.5 रुपीज का इसे प्रॉफिट हो रहा है, विनिंग है। ये विनिंग अमाउंट के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स है जिसमें 3 हेड्स और 1 टेल होगी? 4 आउटकम्स आर देयर, दीज 4 आर देयर जिसमें 3 हेड्स एंड 1 टेल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16, दैट विल बी 1/4। नेक्स्ट केस इज 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। 2 हेड्स एंड 2 टेल्स आने पर 2 बार +1 होगा और 2 बार -1.5, यानी 2 बार वो लूज करेगा 1.5 रुपीज और 2 बार वो विन करेगा। तो यहाँ पे 2 रुपीज की विनिंग है और 3 रुपीज का लॉस है, तो ओवरऑल यहाँ पे 1 रुपए का लॉस होगा। तो इस 1 रुपए के लॉस के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है? हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? 2 हेड्स एंड 2 टेल्स वाले 6 आउटकम्स है। ये 6 आउटकम्स में 2 हेड्स हैं और 2 टेल्स हैं, तो 6 आउटकम्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/16, दैट विल बी 3/8। Next case will be 1 head and 3 tails. 1 head and 3 tails आने पे 1 बार +1 और 3 बार -1.50 होगा, तो ओवरऑल ये लॉस है 3.5 रुपीज का। तो ये केस के लिए फेवरेबल आउटकम जो है वो ये 4 है। तो इन 4 केसेस में हर बार आपको 3.5 रुपीज का लॉस होने वाला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/16, दैट इज 1/4। एंड द लास्ट केस विल बी 4 टेल्स। अगर चारों ही टेल आ जाते हैं तो कुछ भी अमाउंट की विनिंग नहीं होगी, हर बार लॉस ही होगा, 1.5 ऑन ईच टेल दैट अपीयर्स। तो इसका टोटल अमाउंट जो है वो 6 रुपीज बन जाता है, यानी 6 रुपए का लॉस होने वाला है। इस 6 रुपीज के लॉस वाला सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16। सो दैट्स इट, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये नोट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
जिसमें हमें बोला गया है कि 3 कॉइन्स आर टॉस। तो 3 कॉइन्स आर टॉस, तो उसके लिए सैंपल स्पेस बनाएंगे। अभी हमने 4 कॉइन्स वाला भी किया था, तो 3 कॉइन्स वाले में एच एच एच, पहले तीनों हेड्स वाला, अब 2 हेड और 1 टेल वाले सारे केसेस बनाएंगे। एच एच टी एच टी एच टी एच एच। अब इसके बाद 1 हेड एंड 2 टेल्स वाले, एच टी 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 एच टी 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 एच, एंड लास्ट ऑल टेल्स। सो इन टोटल देर आर 8 आउटकम्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 हेड्स के अकर होने की। आउट ऑफ दीज 8 आउटकम्स ओनली 1 आउटकम इज देयर जिसमें तीनों हेड्स आ रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है। नेक्स्ट 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब होता है एग्जैक्टली 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब 2 से ज्यादा हेड वाले केसेस नहीं लेने हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला एक ये केस है, एक ये केस है, एक ये केस है, दैट्स इट। ये 3 केसेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8 हो जाएगी। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 2 टेल्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, सॉरी, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है 2 हेड्स या 2 से ज्यादा हेड्स भी हो सकते हैं। अब इस इवेंट में ये चारों केसेस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 हेड्स है और 2 से ज्यादा हेड वाला भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है कम से कम 2 हेड, यानी 2 हेड चाहिए, 2 से ज्यादा भी चलेगा। तो 4 आउटकम्स आर देयर, तो 4/8 दैट विल बी 1/2। नेक्स्ट इज एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब होता है मैक्सिमम 2 हेड्स चाहिए, 2 हेड से ऊपर नहीं होने चाहिए। 2 हेड से नीचे हो सकते हैं जितने मर्जी, और 2 हेड से ऊपर वाला केस नहीं लेना है। सिर्फ एक ही आउटकम ऐसा है जिसमें 2 से ज्यादा हेड्स है, इसको छोड़ दें तो बाकी के ये जो 7 के 7 आउटकम्स हैं ये सारे इस कैटेगरी के अंडर फॉल करेंगे, इसके फेवरेबल आउटकम्स हैं। ये याद रखिए, एट मोस्ट 2 हेड्स में 2 हेड्स, 1 हेड और 0 हेड वाले केस भी आएंगे। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट इज नो हेड्स। नो हेड्स वाला ओनली 1 केस इज देयर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8। 3 टेल्स, 3 टेल्स वाला भी एक ही है ऐसा केस, तो प्रोबेबिलिटी 1/8। एग्जैक्टली 2 टेल्स में 1, 2 और 3, 3/8। नो टेल्स में सिर्फ तीनों हेड्स वाला केस आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1/8। एट मोस्ट 2 टेल्स में बोला गया 2 से ज्यादा टेल्स नहीं होने चाहिए, 2 तक चलेंगे। 2 से ज्यादा टेल्स यानी ये वाला केस आपको नहीं लेना है। बाकी 7 केसेस इसमें फॉल करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 7/8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 दे रखी है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो 1 - 2/11 9। नंबर 10, एक वर्ड दिया हुआ है असैसिनेशन, इसमें से एक लेटर सेलेक्ट करना है और वो वॉवल होना चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आप काउंट करते हैं ये सारे तो 13 आउटकम्स है, तो नीचे 13 आएगा। अब इनमें से वॉवल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6/13 है, और कॉन्सोनेंट की ऑब्वियसली फिर 7/13 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका है। Now question number 11. This question is about a lottery in which a person has to choose 6 numbers out of first 20 natural numbers. और अगर उसके चूज किए हुए 6 नंबर्स लॉटरी कमेटी के चूज किए हुए 6 नंबर्स के साथ मैच हो गए, तो इन दैट केस द पर्सन विल विन द लॉटरी। अब नंबर ऑफ 6 नंबर्स कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, कितने वेज में हम इन 20 में से कोई 6 नंबर्स चूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी नंबर आपने चूज करने हैं उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर जो है आगे पीछे भी हो सकता है नंबर्स का, तो दैट मीन्स यहाँ पे आप कॉम्बिनेशंस का यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता तो इन दैट केस हमें परम्यूटेशन यूज करना पड़ता।
तो 20 नंबर्स में से कोई 6 चूज करने के लिए 26 वेज होंगी, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 38760, 38,760 डिफरेंट 6 नंबर्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब इसमें से कितने विनिंग कॉम्बिनेशन होंगे? देखिए विनिंग कॉम्बिनेशन तो सिर्फ एक ही हो सकता है, तो सिर्फ एक ही होगा विनिंग कॉम्बिनेशन। तो 38,760 कॉम्बिनेशन में से सिर्फ एक ही विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विल बी 1/38760। दैट्स इट। ओके जी, इस एक्सरसाइज में आगे के जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेस्ड ऑन सम न्यू फॉर्मूलाज ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड सेट्स। सेट्स में एक चैप्टर एक टॉपिक था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट्स थ्योरी में एक फॉर्मूला हुआ करता था 2024 से पहले तक, जो कि इस साल में अब डिलीट हो चुका है, बट कुछ स्कूल जो है वो अभी भी इस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। अब ये फॉर्मूला से एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हटा के इसकी बजाय हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फॉर्मूला पे बेस्ड अब आगे के सारे क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है वो बता रहा हूं। यूनियन कहां पे यूज करना है आपने? कहीं भी किसी क्वेश्चन में और कीवर्ड और मिले आपको, या फिर कीवर्ड मिले एटलीस्ट 1, तो वहां पे आप समझ लीजिए कि वहां यूनियन का यूज होगा। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल जब करवाऊंगा तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इंटरसेक्शन, इसके लिए कीवर्ड जो यूज होने वाला है वो होगा एंड या फिर बोथ, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स यूज होंगे। अब ये फॉर्मूला तो है ही है, इसके अलावा और कौन से फॉर्मूलाज हैं? वो सारे फॉर्मूला जो है अपने सेट्स में भी पड़े हुए हैं, बट वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगे। जैसे कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इन दैट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। आपको बताया गया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 होगी। अच्छा, नेक्स्ट, ए बट नॉट बी। ए बट नॉट बी का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको हम a माइनस बी करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और a माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है सेट्स थ्योरी में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a में से प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस करना पड़ेगा। अब यही ऐसे ही सिमिलर फॉर्मूला b बट नॉट a का भी बन जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो नीदर a नॉर b, नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है कि ना ही ए एंड ना ही बी, ए भी नहीं होना चाहिए एंड बी भी नहीं होना चाहिए। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जब दोनों पे कॉम्प्लीमेंट हो तो एक लॉ होता था सेट्स थ्योरी में, दैट वाज डी मॉर्गन्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को कॉमन निकाल लेता हूं बाहर, तो बीच वाला जो साइन है इंटरसेक्शन का वो बन जाएगा यूनियन। तो ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होगा। ऐसे ही एक और चीज पूछी जा सकती है, नीदर नॉट ए और नॉट बी। अब अगर नॉट ए और नॉट बी बोले तो इसका मतलब होगा ए कॉम्प्लीमेंट और है, और के लिए आपको बताया है कि और के लिए होता है यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे भी डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। तो बीच वाला जो साइन है यूनियन वाला वो बन जाएगा इंटरसेक्शन। अब किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना पड़ता है।
तो दीज आर द फॉर्मूलाज। एक ये भी है, ये मैं बार बार यूज कर ही रहा हूं। किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको माइनस करनी होती है। ये आपने इसी एक्सरसाइज में पहले भी यूज किया हुआ फॉर्मूला। चलिए अब आगे के क्वेश्चन इन फॉर्मूलाज पे बेस्ड होंगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी हैं और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए एंड बी जो वैल्यूज है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं। अब ये कैसे पता चलता है कोई वैल्यूज कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं? हमें देखना पड़ता है कि कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं अक्कर हो रही है। अब डिस्क्रिपेंसी का कैसे पता चलेगा? कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से ही मालूम है, जैसे ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है, तो अगर मैं इनका यूनियन करता हूं ए यूनियन बी, अगर ये ए है ये बी है, तो यूनियन जो है वो डेफिनेटली ए और बी दोनों से बड़ा ही होगा। यूनियन कभी भी ए और बी से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड सेम वे में अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करता हूं, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन कभी भी इन दोनों से बड़ा नहीं हो सकता। इंटरसेक्शन की वैल्यू हमेशा इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू से कम ही आएगी, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए पी ए 0.5 है, पी बी 0.7 है और यहां पे इंटरसेक्शन की वैल्यू देखो 0.6 दे रखी है। इंटरसेक्शन की वैल्यू वी कैन सी के पी ए से बड़ी दे रखी है एंड वी ऑलरेडी नो कि इंटरसेक्शन ना ही कभी ए से बड़ा हो सकता है ना ही कभी बी से बड़ा हो सकता है। तो क्योंकि इंटरसेक्शन की वैल्यू पी ए से बड़ी गिवन है विच इज अ काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, इसलिए यहां पे वैल्यूज जो गिवन है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। कमिंग टू सेकंड पार्ट, आपको पी ए दे रखा है 0.5, पी बी दे रखा है 0.4 और आगे दे रखा है यूनियन। देखो यूनियन की वैल्यू हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं दोनों से बड़ी होनी चाहिए और यहां पे यूनियन की वैल्यू दोनों से बड़ी गिवन है। 0.8 जो है वो 0.5 से भी बड़ा है और 0.4 से भी बड़ा है। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, इनको कंबाइन करके उससे बड़ा होना ये नहीं चाहिए, हमें इंडिविजुअल वैल्यू से बड़ा होना चाहिए यूनियन जो है। ऐसे इंटरसेक्शन भी इंडिविजुअल वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो यहां पे यूनियन की जो वैल्यू गिवन है वो इन दोनों से बड़ी है, सो दैट मींस ये सेट ऑफ वैल्यू जो है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13, आपको कुछ सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है एंड देन वी हैव अ फिल व्हिच वी हैव टू देयर इज अ ब्लैंक व्हिच वी हैव टू फिल। नाउ ये वैल्यूज फिल करने के लिए वी नीड अ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला चाहिए? ए यूनियन बी का फॉर्मूला चाहिए। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक मैं आपको इनमें से करवा देता हूं। तो जैसे ये अगर आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो बाकी की तीन वैल्यूज आपको पता होंगी। तो बाकी की तीन वैल्यूज यहाँ पे क्या गिवन है? 1/3 वैल्यूज गिवन फॉर पी ए और पीबी की वैल्यू 1/5 है और इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/15 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इन तीनों का, तो एलसीएम विल बी 15 ओनली और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो 5 + 3 8, 8 - 1 is 7, तो इसका आंसर 7/15 है। सो दैट मीन्स ये ब्लैंक में 7/15 आ जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम आते हैं, बाकी के दो पार्ट्स आप इसके कर सकते हैं इसी तरह से, बहुत सिंपल है। 14 में हमें पी ए दे रखा है, पीबी भी दे रखा है और हमें फाइंड करने को बोला है ए और बी। ए और बी मैंने अभी आपको बताया था कि और जो कीवर्ड होता है वो यूनियन के लिए यूज होता है। तो दैट मीन्स आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, यही वाला सेम फॉर्मूला है, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 1/5, मगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन नहीं है। हमें उसकी बजाय एक चीज बता रखी है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और हम जानते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो दैट मीन्स उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो इसकी वैल्यू 0 है। अब इनको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 4/5। तो ये 14th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। Now question number 15, probability of E is given as 1/4, probability of
F is given as 1/2. Probability of E and F is given as 1/8. And का मतलब इंटरसेक्शन. हमें फाइंड क्या करना है? E और F. और का मतलब होता है यूनियन. तो P E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं. दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F. E की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, F की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/8 है. इसका एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे. एलसीएम विल बी 8, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 4 और यहां पे आएगा 1. सो द आंसर विल बी 5/8. तो E और F की प्रोबेबिलिटी 5/8 है. अब हमें फाइंड करनी है नॉट E एंड नॉट F. देखिए नॉट E का मतलब होता है E कॉम्प्लीमेंट, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, नॉट F का मतलब होगा F कॉम्प्लीमेंट. अब हम क्या करेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ लगा के कॉम्प्लीमेंट बाहर अगर लेके आते हैं तो उससे बीच वाला जो साइन होता है जो इंटरसेक्शन का है वो यूनियन बन जाएगा लाइक दिस. अब किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस करके. अब E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी की आगे हमें जरूरत पड़ेगी जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है. ये E और F जो है वो E यूनियन F ही था और इसका आंसर 5/8 आया हुआ है. तो ये 1 में से 5/8 हम माइनस कर देंगे. आंसर विल बी 3/8. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. हमें चेक करना है कि दो इवेंट E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या नहीं. अब कैसे पता चलता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? कंडीशन ये होती है कि दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए. हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो नहीं दे रखी, हमें कुछ और गिवन है. लेट्स सी अगर हम यहां से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए जिससे ये पता लग पाए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं. नॉट E को हम E कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं और के लिए कीवर्ड जो है वो यूनियन है. और आगे नॉट F के लिए F कॉम्प्लीमेंट आ गया. इसके बाद हम डी मॉर्गन्स लॉ लगा देंगे. इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 0.25. डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो इंटरसेक्शन बन जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 0.25 जो कि सेम कॉपी की है. किसी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से इसको माइनस करना पड़ेगा. नाउ अगर हम 1 को उधर ले जाके माइनस करते हैं तो नेगेटिव में 0.75 आएगा, फिर इन दोनों के नेगेटिव कट जाएंगे. तो दैट मींस E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0.75 आ रही है, बट ये 0 नहीं आ रही. 0 आती तो हम बोल सकते थे कि E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. फिलहाल हम ये लिखेंगे कि E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. राइट. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. यहां हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है, B की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है और साथ में A एंड B की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है. एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है. ठीक है. नॉट ए फाइंड करना है. नॉट ए का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे और ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास पहले से ये 0.42 माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 0.58. ऐसे नॉट बी को हम लिखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट. अब इसे फाइंड करने के लिए 1 में से बी की प्रोबेबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी और बी की प्रोबेबिलिटी है 0.48, माइनस करके आंसर आ जाएगा 0.52. नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए और बी. और का मतलब होता है यूनियन. अब इसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए की प्रोबेबिलिटी 0.42 है, बी की प्रोबेबिलिटी 0.48 है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.16 है. अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये 0.9 आ जाएगा. 0.9 में से 0.16 अगर हम माइनस करते हैं तो 0.74 इज द आंसर. तो ये क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुका है. Next is question number 18. Now this question is based on word problem. In class 11 of school, 40% of the students study mathematics, 30% study biology, 10% of the class study both mathematics and biology.
if a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying mathematics or biology. आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की. तो और कीवर्ड किसका होता है? यूनियन का होता है. तो हम एक काम करते हैं, मैथमेटिक्स वाले इवेंट को कैपिटल एम से ही डिफाइन कर देते हैं और बायोलॉजी वाले इवेंट को कैपिटल बी से डिफाइन कर देते हैं. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें मैथमेटिक्स पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है and that is 40% because 40% of the students study mathematics. तो 40% का मतलब है 40 upon 100. ठीक है. Next, how many students study biology? They are 30%. 30%. So 30 upon 100. Next is 10% of the class study both mathematics and biology. And keyword यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब intersection है. Mathematics एंड बायोलॉजी. ऐसे 10% स्टूडेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10 अपॉन 100. नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी. मैथमेटिक्स और के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं हम? यूनियन का यूज करते हैं. ये फाइंड करना है हमने. तो एम यूनियन बी, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी. मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी है 40 अपॉन 100, इसकी है 30 अपॉन 100 और इसकी है 10 अपॉन 100. सो ओवरऑल सॉल्व करके बनेगा 70 माइनस 10, दैट विल बी 60 अपॉन 100. प्रोबेबिलिटी कटिंग करने के बाद आ जाएगी 3 अपॉन 5, या पॉइंट में अगर करना है तो 0.6 आ जाएगी. दैट्स इट. Question number 19. In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8. एक काम करते हैं, फर्स्ट एग्जामिनेशन वाले इवेंट को E1 ले लेते हैं. Probability of passing first examination is 0.8. ये हमें given है. Next is the probability of passing the second examination is 0.7. सेकेंड एग्जामिनेशन को हम E2 से डिफाइन कर रहे हैं. ये प्रोबेबिलिटी 0.7 है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95. एटलीस्ट वन ऑफ देम. अब ये देम का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है E1 एंड E2. एटलीस्ट वन ऑफ E1 एंड E2. ये आपको गिवन है कितना? 0.95 गिवन है. ठीक है. और हमें प्रोबेबिलिटी पासिंग बोथ की निकालनी है. दोनों में पास हो, E1 एंड E2 दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए. देखिए आपको कीवर्ड्स लिखवाया था मैंने. एटलीस्ट वन के लिए वो यूज होता है यूनियन. तो ये आपको जो वैल्यू दे रखी है ये एक्चुअल में E1 यूनियन E2 की वैल्यू है. अब यूनियन के लिए या तो और लिखा हुआ आता है OR और, या फिर एटलीस्ट वन. तो इनमें से कोई भी कीवर्ड लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना पड़ेगा. अब यूनियन का फॉर्मूला हम जानते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये इक्वल टू 0.95 रख देंगे. अब इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास है 0.8 और 0.7. दोनों को ऐड करके 1.5 बन जाएगा. और 1.5 को 0.95 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.55. दैट मीन्स परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 55% चांस है कि एक रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो दोनों एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेगा, E1 को भी और E2 को भी. दैट्स इट. Now question number 20 is the probability that a student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5. दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है. हम इंग्लिश वाले इवेंट को E से डिफाइन कर रहे हैं और हिंदी वाले इवेंट को H से डिफाइन कर रहे हैं. तो हमें गिवन है इंग्लिश एंड हिंदी में पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5. अब इसके बाद हमें गिवन है the probability of passing neither is 0.1. probability of passing neither
नीदर का मतलब है कि नीदर ई नॉर एच, ना ही इंग्लिश में क्लियर हुआ और ना ही हिंदी में क्लियर हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इसके बाद आगे क्या बोला हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज 0.75, इंग्लिश एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 गिवन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी एग्जामिनेशन को पास करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इंटरसेक्शन गिवन है, एच की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ई की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, बट अभी ये कंप्लीट डेटा नहीं है, कुछ और भी चाहिए ताकि हम एक फॉर्मूला यूज कर पाए। तो हम क्या करेंगे, नीदर ई नॉर एच से हम देखते हैं क्या एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है ना ही ए और ना ही बी। इसका मतलब होगा ई कॉम्प्लीमेंट एंड एच कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसके बाद दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा, डी मॉर्गन्स लॉ के लिए हम कॉम्प्लीमेंट बाहर ले आएंगे तो बीच वाला इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन बन जाएगा। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस करना पड़ता है, ये 0.1 आ जाएगी। अब 0.1 उधर जाके माइनस होगा तो इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच की वैल्यू 0.9 मिलने वाली है हमें। इसके बाद हम यूनियन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, विच इज probability of E plus probability of H minus probability of E intersection H equal to 0.9। इंग्लिश को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.75 गिवन है हमें, हिंदी को पास करने की प्रोबेबिलिटी वी नीड टू फाइंड, दोनों को पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है और इस सामने आ जाएगा 0.9। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.25 बन जाएगा और ये फिर इधर आके माइनस हो जाएगा तो 0.65 इसका आंसर है। परसेंटेज में देखा जाए तो 65% चांसेस हैं कि वो हिंदी का एग्जाम क्लियर कर लेगा। नाउ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 21। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 opted for NCC and 32 opted for NSS। अब ये कैसे हो रहा है, 60 स्टूडेंट टोटल हैं, 30 NCC में है, 32 NSS में कैसे आ गए, क्योंकि कुछ कॉमन स्टूडेंट भी होंगे जो दोनों में होंगे। एक काम करते हैं, हम लेट कर लेते हैं NCC वाले इवेंट को A और NSS वाले इवेंट को B लेट कर लेते हैं, थोड़ा लिखना इजी हो जाएगा, बार बार NCC फुल नहीं लिखना पड़ेगा हमें। हमें बता रखा है कि एनसीसी ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट 30 हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 30 नहीं दिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया है, तो ये एक्चुअल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर एनसीसी वो 30 है। अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करना पड़ेगा और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में 60 दे रखे हैं, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी एनसीसी चूज करने की प्रोबेबिलिटी 30/60 है। सेम वे में एनएसएस चूज करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 32/60 हो जाएगी, क्योंकि 32 स्टूडेंट ने एनएसएस ज्वाइन किया है और आगे हमें बताया हुआ है कि 24 स्टूडेंट्स ने दोनों को ऑप्ट किया, एनसीसी एंड एनएसएस बोथ, तो इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी 24/60 है। मैं इसकी कटिंग कर सकता हूं बट नहीं कर रहा हूं कैंसिलेशन, because I want to make the denominator uniform in all the calculations। तो ऐसे ही रहने देंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा इजी हो जाएगी। अब आगे कुछ पार्ट्स हमसे पूछे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे से पूछा है अ स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, ए और बी की प्रोबेबिलिटी पूछी। अब और आप जानते हो और का मतलब यूनियन होता है, तो इसका हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो 30/60 है, बी की प्रोबेबिलिटी 32/60 है और दोनों के कॉमन की प्रोबेबिलिटी 24/60 है। तो 32 में से 24 अगर कैंसिल करते हैं तो 8 बचता है, उसमें ऐड हो जाएगा, तो 38/60 कैंसिल करके 19/30 ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पूछा है द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड
neither NCC nor NSS, neither NCC यानी neither A nor B nor NSS। अब ये हम पहले भी कर चुके हैं, अब तो आप फेमिलियर हो चुके होंगे। इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकालना पड़ेगा, आई मीन डी मॉर्गन्स लॉ लगाना पड़ेगा, तो यूनियन बन जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस करना है। किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 में से उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस करके निकलती है। अब A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल रखी है 19/30, तो 1 में से 19/30 माइनस करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करके 11/30 आ जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट इज स्टूडेंट हैज ऑप्टेड NSS बट नॉट NCC, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है NSS को हमने B माना है, B बट नॉट NCC बट नॉट A, B बट नॉट A। इसका भी फॉर्मूला हमने इसी क्लास में पढ़ा था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, और इसी को हम B माइनस A भी बोलते हैं। अब B माइनस A की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, B में से दोनों का कॉमन पार्ट हटा के। मैं आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर एक्सप्लेन करूं तो ये अगर A है ये B है, B बट नॉट A का मतलब ये होता है द पार्ट ऑफ B विच इज नॉट इंक्लूडेड इन A, तो ये होता है B बट नॉट A। तो ये निकालने के लिए आप B में से दोनों का कॉमन पार्ट हटा सकते हो, या फिर पूरे यूनियन में से A का पार्ट भी हटा सकते हो। तो दो तरीके होते हैं, या तो इस तरह से कर लो या फिर पूरे यूनियन में से A की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। अब देखिए B की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है विच इज 30/60 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 24/60, माइनस करेंगे तो 6/60 B की प्रोबेबिलिटी है 32/60, तो माइनस करने पे आ जाएगा 8/60, तो 2/15 विल बी द आंसर। So this brings us to the end of this exercise. Next class में हम important question करेंगे जो कि miscellaneous exercise में से। तब तक thanks for watching.